Look deep into nature and then you will understand everything better. एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th के लेसन नंबर 1 संसाधन और विकास का भाग 3 करेंगे। आज हम करेंगे मृदा संसाधन, मृदा के प्रकार, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने भू संसाधन पर चर्चा की थी। तो एक बार हमें यह लगता है कि क्या भू संसाधन और मृदा संसाधन अलग अलग है, कहीं ये एक ही तो ना हो। तो आज हम आपको ये चीज सबसे ज्यादा क्लियर कर देंगे कि भू संसाधन और मृदा संसाधन में डिफरेंस है। भू संसाधन क्या है? एक धरातल जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट है उसका मृदा, दूसरा है वनस्पति, फिर है भू आकृति और चौथा है मानवीय कार्य। भू आकृति में हमने पढ़ा था पर्वत, पठार, मैदान, और वनस्पति में आएंगे सभी पेड़ पौधे, और मृदा अब हम पढ़ेंगे। अर्थात मृदा संसाधन भू संसाधन का एक संघटक है, एक पार्ट है, धरातल की ऊपरी सतह जिससे लगभग मानव समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जिसे हम मृदा कहते हैं। वो हमारे भोजन, वस्त्र, आवास के लिए मिट्टी प्रदान करती है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन, क्योंकि भू संसाधन उसका वर्गीकरण और भू संसाधन के अंतर्गत भू संसाधन की आकृतियां वो हम पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीनकरण योग्य संसाधन भी है, लेकिन ये ऐसा नवीनकरण योग्य संसाधन है जिसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष। मृदा ही पौधों के विकास का माध्यम है। पौधे विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा में पलते हैं पौधे और उन पौधों से पलते हैं जीव। तो इस प्रकार से जो मृदा है ये हमारे जीवन का संचार है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। भूमि के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों की जो पतली सी परत होती है वो मृदा है। बाकी सब उसके नीचे जो है वो भारी भारी कंकड़ है, चट्टाने हैं, जो किसी भी हालत में पेड़ पौधों को संरक्षण नहीं दे सकती। मृदा की इस परत को बनने में बहुत समय लगता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है, खनिज से होता है, कच्ची धातु और जैव पदार्थों से होता है। मृदा का निर्माण वस्तुओं के गलने और सड़ने से भी होता है। जैव पदार्थ और कच्ची धातु के मिश्रण से मृदा जो है उपजाऊ बनती है और खेती के लायक। फिर हम बात करेंगे मृदा के स्तरों की, अर्थात बिल्कुल जब चट्टानों से मृदा बननी शुरू होती है तो उसके बीच में हम कौन कौन से स्तर, कौन कौन से लेवल्स देखते हैं, और इसे हम एक चित्र के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे जो ऊपर है ये बिल्कुल महीन कणों से बनी हुई मृदा है। सभी घास और पेड़ पौधे यहीं पर लगते हैं, लेकिन आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका भाग कितना छोटा सा है। उसके नीचे जो दूसरा लेवल है जिसे हम सब सोइल कहते हैं, ये थोड़ी सी कंकर वाली, थोड़ी मरुस्थलीय और थोड़ी महीन भी होती है, लेकिन पौधे की जड़ें इसी भाग में होती हैं। उसके बाद जो वेदर्ड रॉक है, इसमें सभी वो जीव जंतु और पेड़ पौधों के गलने सड़ने से जो मृदा बनी है वो इसमें है। वस्तुओं के गलने सड़ने से जो बनती है वो ये है। और जो सबसे नीचे हम सॉलिड रॉक देख रहे हैं ये असल में चट्टाने हैं। इन चट्टानों में हम पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, पेड़ पौधे हम इसी में उगाएंगे, इस भाग में टॉप सोयल। यही हमारी असली मृदा है, यही हमारी धरोहर है। आइए इसे अब
शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपरला भाग ह्यूमस या वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जो फसल या घास उगाने के योग्य है। दूसरा भाग जो था सबसोइल बालू गाद क्ले के साथ बना हुआ था। इसमें रेतली और मुलायम दोनों प्रकार की मिट्टी थी, कंकड़ भी थे, लेकिन फसल की और घास की जड़ें यहीं जमी रहती हैं। उसके बाद अपक्षित चट्टानी पदार्थ, ये तीसरा स्तर जो है वस्तुओं के गलने और सड़ने से बनता है। चौथे में वो अंतिम स्तर जो है वो कठोर चट्टाने हैं और उन्हें जनक चट्टाने भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे मृदा बनने के कारण, मृदा कैसे बनती है और उसके क्या घटक हैं। मृदा कुछ ही सेंटीमीटर तक की गहराई के निर्माण में भी अगर हम छोटी सी एक तह बनाएं सेंटीमीटरों में, छोटी सी, उसको बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन इसके बनने में बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि उच्चावच, भूमि की ऊंचाई और गहराई, ये चीज बहुत मायने रखती है मृदा के निर्माण में। जनक शैल, वो हमने जो सबसे पहले देखे थे, सबसे नीचे थे सॉलिड रॉक वाले। जलवायु, वनस्पति, इन सब का अपना रोल है। जैव पदार्थ और समय, ये मृदा बनाने की प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा तापमान परिवर्तन, बहने वाले जल की क्रियाएं, पवन, हिमनदी, अपघटन की क्रियाएं, ये सब मृदा बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी मृदा को आकार और अलग अलग रूप प्रदान करते हैं। फिर हम बात करेंगे मृदा के प्रकार की। मृदा के रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम मृदाओं को, स्पेशली भारत के अंदर पाए जाने वाली मृदाओं को 6 प्रकार में बांटेंगे। सबसे पहली जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, नंबर 2 पे काली, फिर लाल और पीली मृदा, उसके बाद हम बात करेंगे लेटराइट मृदा की, फिर मरुस्थलीय मृदा और अंत में हम बात करेंगे वन मृदा की। तो कितने प्रकार की मृदा हो गई? 6 प्रकार की। पहले जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लाल और पीली, फिर लेटराइट, मरुस्थली और वन मृदा, इसको पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। इस मैप के जरिए, इस नक्शे के जरिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के किस किस हिस्से में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर हमें वन मृदा देखने को मिलती है। सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में भी जो है वन मृदा है। उसके बाद एक बड़ा भाग जो है जिसे हम लाइट ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना है, ये जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ शब्द जो अपने आप में है वो है जल से लाया गया, यानी कि जलोढ़ मृदा जो नदियों के साथ आया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा की। देखिए राजस्थान और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का जो है वो मरुस्थलीय मृदा का है। यहाँ पर देखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसे थोड़े से नीचे का हिस्सा सारा जो है ये काली मृदा का है। और जो हम रेड कलर में देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा हिस्सा है ये भी, ये सारा लाल पीली मृदा का इलाका है। उसके बाद लेटराइट मृदा, यहाँ पर पेपर में अक्सर आ जाता है कि लेटराइट मृदा, या ये निशान बनाकर यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, ये लेटराइट मृदा है। इसके अलावा थोड़ी सी लेटराइट मृदा यहाँ पर इस एरिया में, इस और इस एरिया में लेटराइट मृदा मिलती है। अब हमारी कौन सी रह गई? हमारी रेड एंड येलो भी हो गई, ब्लैक हो गई, लेटराइट, एरिड, एलुवियल और फॉरेस्ट और माउंटेन अर्थात पर्वतीय मृदा भी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा जो है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है। क्योंकि जलोढ़ मृदा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, नदियों के बहाव से, नदियों में आने वाले जल से, जलोढ़ उससे पाई गई है। तो जहां जहां पर वो नदियां बहती हैं उन एरियो में, उन इलाकों में वहां पर वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी भाग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है। आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम,
ये सारा जो है, और इधर पश्चिम बंगाल, ये सारा इलाका जो है जलोढ़ मृदा से ही बना है। इवन के पश्चिमी भारत के राजस्थान और गुजरात में भी जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा में रेत होता है, सिल्ट और मृत्तिका अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, और जलोढ़ मृदा इस प्रकार की दिखाई देती है। फिर हम बात करेंगे कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। जो पुरानी बांगर है, यानी कि बांगर मिट्टी है, वो पुरानी जलोढ़ से बनी हुई है, जिसमें मोटे कण है और जो कम उपजाऊ है। जबकि जो नवीन जलोढ़ है, जिसे हम खादर भी कहते हैं, ये नवीन जलोढ़ से बनाई गई है, जिसमें महीन कण है, ये बेहद उपजाऊ है। पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है, वो जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसे पुराना जलोढ़ या बांगर कह देते हैं। जबकि महीन कणों से बनी खादर मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। फिर उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी के गुण। ये बहुत उपजाऊ होती है। ये मिट्टी जो है, इसमें सबसे अधिक पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पेपर में अक्सर एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हर साल कि पोटास, फास्फोरस और चूना ये किस मिट्टी में पाया जाता है, जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये हमें बेहद ध्यान रखने हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन इन फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा क्योंकि जिस इलाके में जलोढ़ मृदा है, वहां पर जनसंख्या भी अधिक है, इस वजह से ये इलाके भरे पूरे होते हैं। यहीं पर सभ्यताओं का विकास हुआ, तो इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि आकर लोग वहीं पर बसते थे। फिर हम बात करेंगे काली मृदा की। काली मृदा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है, और भारत में काली मृदा जो है, गुजरात के कुछ भाग से, जिस इलाके को सौराष्ट्र कहा जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से और कर्नाटका के भी कुछ हिस्से में काली मृदा पाई जाती है। इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काली मृदा या रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। इसमें जलवायु और जनक शैलों का योगदान अधिक होता है। दक्षिण पठार क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है लावा जनक शैलों से बनी है। किससे बनी है? लावा जनक शैलों से। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठार पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से में ये मृदा है, तो वहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा के गुण और उपयोग, ये बहुत ही महीन कणों से बनी होती है, और इसीलिए इसके अंदर नमी सहन करने की, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, आप ध्यान दीजिए, पिछले में हमने पढ़ा था पोटास, चूना और फास्फोरस। यहाँ पर पोटास और चूना तो सेम है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है, और दो नए जो तत्व इसके साथ जुड़े हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। गर्म और शुष्क मौसम में जो काली मृदा होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि वायु में ये मिट्टी जो है पर्याप्त मात्रा में मिश्रित हो जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे लाल पीली मृदा की। लाल पीली मृदा जो है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा इलाका है जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है, और ये आग्नेय चट्टानों से, रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनी है। जो मृदा के प्रकार कर रही हैं, यहाँ से एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि रवेदार आग्नेय चट्टानों से किस मृदा का निर्माण होता है, या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। और इसी कारण इसे लाल पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनी है और कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा का रंग भी ये ले लेती है। इस तरह की मिट्टी का रंग लाल होता है तथा जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है। ये आपसे मतलब पेपर में पूछा जाएगा कि लाल पीली मृदा का रंग
पीला किस कारण होता है? जल योजन के कारण। और लाल किस वजह से होता है? अग्नि चट्टानों की वजह से। तो अतः लाल पीली मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि कितनी लाल ये मृदा दिखती है। इस प्रकार की मिट्टी में रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। आग्नेय चट्टानों के कारण और लौह धातु के प्रसार के कारण। लाल पीली मिट्टी जो है भारत में उड़ीसा, देखिए बिल्कुल क्लियर है, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य गंगा और पश्चिमी घाट में पहाड़ी वाले भागों में भी पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द जो है लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ईंटों जैसे गुण होंगे। लेटराइट मृदा जो है ईंटों के समान लाली का रंग लिए होती है। इसका नाम ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले भाग में, पिछली हमने पढ़ी थी कम वर्षा वाले स्थान में, ये उच्च वर्षा वाले भागों में विकसित होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम होती है, जबकि काली मृदा में नमी धारण करने की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि इसमें अधिक तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसके जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए खुरदरी होती है। तो लेटराइट मृदा भारत के मुख्य रूप से कर्नाटक, हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं, कर्नाटक में, केरल में, यहाँ पर आप साइड साइड में देखिए, और गोवा भी इसी में आएगा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए बेहद उपयोगी होती है। फिर एक क्वेश्चन निकला है कि काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा अधिक उपयोगी होती है? आप लेटराइट मृदा को देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा। ये तो अपने नाम के अनुसार ही सीधा क्लियर है कि रेतीली मिट्टी होगी और हम सब जानते हैं कि राजस्थान में मिलती होगी। आप इसको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार की होती है। मरुस्थल वाले भागों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में मरुस्थलीय भाग में पाए जाने के कारण रेतीलीय और लवणीय होती है, ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। मरुस्थलीय का वातावरण शुष्क और उच्च तापमान कम होने के कारण मिट्टी में ह्यूमस की और नमी की मात्रा कम होती है। तो ज्यादा किसमें थी? रिवाइज करते हैं, ज्यादा किसमें थी? काली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक थी, लेकिन कम किसमें थी? लेटराइट में भी कम थी और हम पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा कम है। इसमें कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम मरुस्थलीय मृदा को नीचे से खोदते हैं तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह भी पाई जाती है, अर्थात इसमें चूना भी होता है, कैल्शियम भी होता है। भारत में राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में ये मृदा पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे वन मृदा की। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से वन मृदा का निर्माण वनों से होता है, और ये मुख्यतः लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ साथ में नेपाल के साथ लगने वाला हिस्सा सिक्किम, कुछ भाग असम का, अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर वन मृदा पाई जाती है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने की वजह से वहां पर यह मृदा पाई जाती है। नदी घाटियों में पाई जाने वाली वन मिट्टी दोमट और सील्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढालों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में जहां जहां पर भी बर्फ का असर होता है वहां पर बहुत अधिक अपरदन होने के कारण अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय मृदा हो जाती है और इसमें भी ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नदी घाटी के निचले क्षेत्र, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों में पाई जाने वाली वन मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। सोपान का सीढ़ियां होता है। फिर हम बात करेंगे मृदा का अपरदन। जब एक उपजाऊ परत मिट्टी की जल के कारण, अत्यधिक जल बहाव के कारण या हवा के कारण वो तह उठकर कहीं और चली जाती है, उससे जगह से उतर जाती है, तो उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। आप देख सकते हैं
कि अधिक जल के बहाव के कारण किस प्रकार से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत जो है यहाँ से हट चुकी है। मिट्टी का कटाव और बहाव की प्रक्रिया जो है मृदा अपरदन कहलाता है। ये पवन, हिम नदी और जल मृदा जो है ये अपरदन करते हैं। मृदा के अपरदन और विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से साथ साथ चलती है। वैसे तो अपरदन भी होता रहता है, विकास भी होता रहता है, संतुलन बना रहता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो है अपरदन की दर तेज हो गई है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन, ये बहुत सारी ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जिन्होंने मृदा अपरदन की दर को बढ़ा दिया है और विकास की दर को कम कर दिया है, जिसकी वजह से असंतुलन बना। अब हम मृदा अपरदन का वर्गीकरण करेंगे। कुछ भूमि पर बहता हुआ जल जो मृत्तिका युक्त मिट्टी को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, बड़े बड़े खड्डे बना देता है, ये वहिका अविनलकाएं कहलाती हैं। जल मिट्टी को काटकर अविनलकाएं बनाता है और इसमें बहते हुए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी साथ में बहाकर ले जाता है। ऐसी भूमि जिसमें अवनालिकाओं के द्वारा मिट्टी बह जाती है और भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं या उत्खात मृदा अपरदन भी कहा जाता है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि या रिवाइन लैंड भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे चादर अपरदन। देखिए साथ में दिए गए चित्र से कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एक पूरे खेत में जब पानी बिछ जाता है और वो पानी जब निकलता है तो अपने साथ ऊपरली महीन मिट्टी को बहा कर ले जाता है, तो घोलकर अपने साथ, तो उसे चादर अपरदन या शीट इरोजन कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे पवन अपरदन। जब विंड इरोजन होता है, जब हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, ढाल वाले क्षेत्रों और मैदानी इलाकों से मिट्टी को उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, तो इसे पवन अपरदन कहा जाता है। ऐसा प्राय शुष्क क्षेत्रों में होता है और मरुस्थलीय भूमि में पवन अपरदन की क्रिया सबसे अधिक होती है, क्योंकि रेत जो है आसानी से उड़ सकता है। अगर हमारी जुताई के, खेती करने के तरीके भी गलत होंगे तब भी मृदा अपरदन होगा। अगर हम गलत तरीके से हल चलाने के या ढाल वाली भूमि पर सीधा ऊपर से नीचे हल चलाएंगे तो वहिकाएं बन जाएंगी और उनमें से उपजाऊ मिट्टी जो है वो बहकर निकल जाएगी। फिर है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन होता क्यों है? वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। देखिए वृक्ष हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमें उन्हें काटना भी पड़ता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समय समय पर लगाएं, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण ऐसा नहीं करते, जिस वजह से मृदा अपरदन हो रहा है। वनस्पतिक फैलाव का घटना, वनों में आग लगना, भूमि को बंजर या खाली छोड़कर जल और वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, या फिर ऐसी फसलों को उगाना जो मृदा अपरदन को प्रेरित करती हो, या फिर त्रुटिपूर्ण फसल चक्कर अपनाना, क्षेत्रीय ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना या सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना, ऐसे अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से हमारी मृदा की ऊपरली परत जो छोटी सी है वो बह जाती है, वो उड़कर वहां से चली जाती है। फिर आता है मृदा अपरदन का संरक्षण। क्या हम अपनी मृदा को अपरदन से बचा सकते हैं? जुताई की सही प्रक्रिया अपनाकर। सबसे पहले यदि हम समोच्च रेखाओं में से काउंटर फ्लोइंग बोलते हैं, अगर हम ऐसे सही तरीके से समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाकर ढाल के साथ मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है और इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम मृदा के अपरदन को बड़ी सहजता से रोक सकते हैं। फिर बात करते हैं ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती करके। जितनी ढाल वाली भूमि है, अब देखिए अगर हमने इन पर सीढ़ियां बना दी हैं तो पानी की ढलान जो है वो बड़ी स्लो हो जाएगी और पानी एकदम से ऊपर से नीचे नहीं आएगा। जब जल का एकदम से तेजी से बहाव नहीं होगा तो उतनी ही तेजी से अपरदन भी नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो ढाल वाली भूमियों पर हमें सोपान या सीढ़ियां बनाकर कृषि करना चाहिए, जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। फिर हम बात करेंगे पट्टी कृषि की।
पट्टी कृषि को इंग्लिश में स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। भूमि के बड़े भाग को टुकड़ों में बांटकर और उसके बीच घास की पट्टियां लगा दी जाएं। ये घास की पट्टियां हवा बल के द्वारा उठने वाले बल को कमजोर कर देती हैं और मृदा अपरदन कम हो जाता है। इस हवा के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को कम करके मिट्टी के अपरदन को रोक देता है। फिर है पेड़ों की कतारों से रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं। अगर किसी खेत में आसपास में हम उसके चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं तो वहां पर चलने वाली पवनों की गति पेड़ों की वजह से कम हो जाती है और वहां पर मिट्टी का अपरदन जो है वो रुक जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था को पेड़ों के कतार को रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे भूमि पर पेड़ अर्थात वन रोपण करके, अर्थात जहां भी जितनी भी हमें जगह मिले हमें वहां पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ये अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं। फिर चाहे पवन चले या अधिक जल बहे, उस वो पेड़ जो है उस मिट्टी को वहां से हटने नहीं देते, उसे जकड़े रखते हैं। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ये हमारा फर्ज भी बनता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आज हमारा लेसन पूरा होता है। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन जरूर समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।